बात हो रही थी खारजा पॉलिसी की। ब्रेक पर जाने से पहले इनार अबानी खान साहबा जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वजीर खारजा रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया इनार साहबा आपके वक्त का। मगर मुझे ये बताइए, आप लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं खासतौर पर अफगानिस्तान के हवाले से, और जिस तरह से ये हुकूमत खारजा पॉलिसी जो है वो चला रही है। दरमियान में ये भी मुतालबा पीपल्स पार्टी की तरफ से आया है कि एतमाद में लिया जाए, हमें पार्लिमान को जो है वो बताया जाए। क्या आप लोग चाहते हैं इस वक्त, क्या है, क्या किस तरह से आप लोगों को जो है, जब आप ये कहते हैं कि हमें एतमाद में लिया जाए, तो वो उसका आगे तरीकाकार जो है वो क्या होना चाहिए? जी पहले तो आई एम सॉरी, आई हैव अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम इन जिस तरह आपने ये क्वेश्चन को फ्रेम किया है। जी जी क्या चाहते आप क्या है? देखें, तनकीद क्या कर रहे हैं, आपको इसको तनकीद के जुमरे में रहना देखना आपकी चॉइस है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी पे हमेशा बाय पार्टिसन अप्रोच हर हुकूमत को इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेने से हुकूमत की अपने नेगोशिएशन में स्पेस बढ़ती है। और अगर आपने जायजा लिया हो थोड़ा सा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने दौर में, जबकि आपको शायद याद हो कि शमसी एयरबेस अमेरिका से वापस ली गई थी, उनके साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट जीलॉक्स बंद करके वापस खोले गए थे, वो सब में हमने पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में ही नहीं सिर्फ रखा बल्कि उनकी गाइडेंस पे ये की थी। अच्छा। और जब आप उनकी गाइडेंस पे ये करते हैं तो आपको जो नेगोशिएटिंग पावर मिलती है, स्पेस मिलती है। हमारा इस हुकूमत से यही तकाजा है कि इनको इस वक्त शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल वक्त है। अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, उसका असरात पाकिस्तान में पहुंचेंगे नहीं, ऑलरेडी पहुंच गए हैं। आपने प्रेसिडेंट गनी के शायद अल्फाज सुने हों वाशिंगटन डीसी में, जिनमें उन्होंने फिर पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की। ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है। हर अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए हमेशा पाकिस्तान को ब्लेम करता रहा है। इस वक्त हुकूमत की तरफ से कभी कोई कोशिश नहीं होती कि ट्रांसपेरेंटली जो भी वो नेगोशिएशन कर रहे हैं, जो भी वो आगे बढ़ा रहे हैं बात, बेशक वो अफगानिस्तान के साथ हो, बेशक वो इंडिया के साथ हो, उसमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए। अब इंडिया के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब के बार बार डिफरेंट किस्म के बिल्कुल आ रहे हैं, बड़े संगीन, बड़े डिफरेंट कश्मीर के हवाले से, लेकिन क्या कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, उसके बारे में ना तो सिर्फ पार्लियामान बल्कि फॉरेन रिलेशंस कमेटी को भी कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया। तो ये है आपके सवाल का। अच्छा, मगर मैंने जो चीज आपसे जानना चाह रहा था वो ये कि देखिए, ये बिल्कुल बाय पार्टिजन मामलात होने चाहिए, सियासत में एक लकीर भी होनी चाहिए कि इन मामलात पर जो है वो सियासत ना करें क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो रियासत से। लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए पार्लियामान के अंदर? हमने कुछ मामलात पर जो है वो हमने डिबेट्स करके भी देखा हुआ, और फिर उन डिबेट्स की जो रिपरकशंस है इनार अबानी खर साहबा, वो भी आपको जो है वो मालूम है। इसके लिए इन कैमरा ब्रीफिंग्स भी जो है वो होती हैं, लेकिन फिर आगे का जो तरीकाकार है वो आप क्या प्रपोज करते हैं या गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करते हैं कि लेट्स से अगर अफगानिस्तान के ऊपर और इंडिया वाले मामले के ऊपर आपको जो है वो एतमाद में लेना, तो फिर आपका मुतालिबा क्या होगा? आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं? मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगता है जब लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे यहाँ पे कोई लॉ ही नहीं है, जैसे पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, जैसे पाकिस्तान में पार्लियामान और पार्लियामान को किस तरह ब्रीफ किया जाता है, ऑन कैमरा ब्रीफिंग कैसे होती है, या फॉरेन रिलेशन कमेटी का क्या रोल होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं हुआ। ये सिर्फ हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि जो भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी है, एक पार्लियामेंट की फॉरेन रिलेशन कमेटी भी है, उसमें बोथ ऑन एंड ऑफ कैमरा ब्रीफिंग हो सकती है। हम काफी देर से, कई महीनों से, बल्कि साल से ऊपर ये मांग रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर हो। अभी तक चेयरमैन जो है फॉरेन रिलेशन कमेटी ना, उन्होंने उसके ऊपर मीटिंग नहीं बुलाई, अभी तक आके हमें किसी ने ब्रीफ नहीं किया। तो ये मेरा और आपका क्या मानना है पे नहीं है कि जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसका क्या रोल होगा, पार्लियामेंट का क्या रोल होगा। पार्लियामेंट का रोल एग्जीक्यूटिव नहीं होता, गाइडेंस जरूर होता है। तो वो गाइडेंस जो सीख करनी चाहिए गवर्नमेंट को एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए, हम सिर्फ वही चाहते हैं, और वो किसी का एहसान नहीं है, कोई देना, वो ब्रीफिंग देना किसी का एहसान नहीं है, वो हमारा एक जमहूरी हक है। ठीक है। अच्छा, जरा साथ रहिएगा। अंदलीब साहबा ने भी जो है वो ज्वाइन किया। अंदलीब साहबा पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं फॉरेन ऑफिस की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मुझे बताइए, जो अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको एतमाद में लिया जाए और उनको बताया जाए कि जो है वो आप फॉरेन पॉलिसी जो है वो उसकी सिमत जो है वो क्या है,
किस तरह से जो है वो इनको एतमाद में लिया जा सकता है? क्योंकि ये पहले भी आपके आने से पहले तारड़ साहब से बात हो रही थी, तो वहां से भी कहा कि एक तो माहौल जो है वो क्या हुकूमत ऐसा बना सकती है, और दूसरी बात आम बात यह है कि वो NRO की बातें शुरू कर दी जाती हैं जब ऐसे मामलात जिनका ताल्लुक जो है वो रियासत से होना चाहिए और उनके ऊपर इत्तेफाक होना चाहिए। शुक्रिया रहमान। इसमें आई थिंक बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी फॉरेन पॉलिसी का इशू आता है उसके अंदर हमेशा पार्लियामेंट में जाते हैं। अब अभी पैलेस्टीन का देख लें, पैलेस्टीन का जब इशू आया तो वो आए, फिर कनाडा का ये जो इवेंट हुआ उसी दिन जिस दिन ये इवेंट हुआ उस दिन हमने अभी रूल्स सस्पेंड नहीं किए थे, लेकिन वो उन्होंने आके स्टेटमेंट दी, उसके बाद बाकी हमारी अपोजिशन ने भी दी। तो इवेंट्स जो हैं साथ साथ पार्लियामेंट का फ्लोर ही है जिसमें ये डिस्कशन की जाती है। जहाँ तक कमिटीज़ का ताल्लुक है, कमिटीज़ तो वहाँ हैं, फॉरेन रिलेशंस की कमिटीज़ भी हैं, स्पेशल कमिटीज़ भी हैं, लेकिन जब आप कमिटीज़ के अंदर इंटरेस्ट ही ना लें और आप कहें कि जी हमने नहीं आना, आप इसका प्राइम एग्जांपल आपको पता है कोरोना था, कोरोना के अंदर 2 दफ़ा रिटन लेटर्स इनको गए, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट, और खुद इनका ये जिसको कहते हैं इंटरेस्ट कोई नहीं होता। आप देख लें, अपनी बात करते हैं एंड दे वॉक आउट, चले जाते हैं। आज भी आप देखें आधा खाली था फोरम जब बात हो रही थी, ऑल ऑफ देम। हिना थी वहाँ, हिना ने अपनी बात की और चली गई, शी डिड नॉट लिसन टू द फॉरेन मिनिस्टर। तो बाकी भी जो थे इनके वो चले गए, राना तनवीर ने बात की, वो भी चले गए। तो आप ये कह रही हैं ये रेटरिक के तौर पर जो है वो अपोजिशन इस्तेमाल तो करती है कि फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं चल रही, लेकिन जब बात आती है कि जहाँ पर गाइडेंस मांगी जाती है वहां पर जो है वो ये आपको नजर देखिए ना, आज जब इन्होंने सारे सवाल किए, कट मोशंस का क्या होता है सीन कि जी आप एतराज करते हैं इसलिए नहीं, सारे सवाल उठाते हैं। जब वो उठे और उन्होंने जवाब देने शुरू किए तो इनके पास ना कुछ कहने को था और ये चले गए। इन्होंने जवाब नहीं सुने। अच्छा, इसमें जो सारे जो एतराज़ात कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो आज तो बहुत ही ज़्यादा असेंबली में इनकी जिसको कहते हैं ना वाकई थोड़ी सी बिल्कुल कहते हैं मज़का खेज तरीके से आगे, वो सारे वो सवाल थे और ख़ुद मान गए कि जी भुट्टो की पॉलिसी ऐसी होती थी, यानी 40 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर 4 साल तो इनका अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, सारे वो सवाल कर रहे थे कि मतलब हद तो ये था रहमान, आप सोचें कि इनका क्या हाल है कि 22 करोड़ अवाम से कह रहे हैं कि जी हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकले, तो फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाला किसने? इन्होंने। फैटफ ने कह के हाल हो गया है कि जी 27 में से सिर्फ इन्होंने 10 साल में 10 चीजों पे अमल किया, माशाल्लाह, मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी चीजें आपको भी पता है कि क्यों नहीं मनी लॉन्ड्रिंग पे अमल किया। ये दोनों वैसे तो ये पीपल्स पार्टी से भी सवाल बनता है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में दोनों ने। एनार रब्बानी खैर साहबा है नहीं है, वरना मैं जरूर उनसे पूछता, फोन पे चली मैं जरूर उनसे पूछता कि आगे का रास्ता और सवाल है आपसे ये सवाल है, मैं उनसे एक मेरा सवाल है कि अभी मैं जब आई तो हिना फोन पे थी, आपने उनको कहा कि जी इनसे पूछते, मेरे सामने फोन बंद हो गया। अच्छा, तो आप ये देखें कि ये इनका हाल है और ये मतलब झूठे सवाल मेहमान है। अब हमारे जो गेस्ट होते हैं वो गेस्ट तो अपनी मर्जी पे होते हैं, तो हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप भी हमारे मेहमान हैं, तारड़ साहब मेहमान है, तारड़ साहब बैठे हैं जी। तारड़ साहब, ये जो सवाल, और ये सवाल अहम भी है और ये बड़ा संजीदा सवाल भी है कि क्या अपोजिशन का अपना इंटरेस्ट है इन मामलात में जिन पर जो है वो एतमाद में लेने का जो है वो कहा जाता है, और क्या अपोजिशन वाकई संजीदगी के साथ इन इश्यूज के हवाले से कोई तजावीज़ जो है वो देना चाहती है, सजेशंस देना चाहती है? पहली बात तो ये कि कुछ मैं फैक्ट्स करेक्ट करना चाहूँगा। मेरा ख्याल था आज ज़रा मैच्योर डिस्कशन होगी और हम फॉरेन पॉलिसी पे और मुल्की सालमियत की बात करेंगे, और चले बहरहाल अंदलीफ साहबा का मूड और है तो मैं अपना मूड तब्दील कर लेता हूँ। एक तो पहली बात ये कि जरा चेक करवा लें कि पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट में जून 2018 में आया था, हमारे दौर में वो ग्रे लिस्ट से निकल गया था। अपने फैक्ट्स थोड़े करेक्ट कर लें, और बेशक अगर गूगल का आप सहारा लेना चाहती हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू सो, नंबर 1। नंबर 2, वो पिछले 4 साल की वजह से आया था। आपको मुझे मुकम्मल करने दें, आई डिड नॉट स्पीक ड्यूरिंग योर टर्न, प्लीज बारी पकड़े गए, चलें बारी जरा मतलब इतना बड़ा झूठ। मैं आपको वो आई लेट यू रिस्पॉन्ड। बिहेव योरसेल्फ,
behave yourself. چلے عطا طاہر صاحب آپ کیجئے جی بات. Please. عطا طاہر صاحب میں نے آپ سے سوال پوچھا, مجھے جواب دیجئے آپ. یہی پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. یہ امچور بھی ہیں. نہیں رحمان صاحب دیکھیں نا, اب میں خاموش رہا, میں نے ایک لفظ نہیں نکالا, اب میں ان کو ریبٹ کروں گا تو ان کو آگ لگے گی, یہ اچھلیں گی کرسی کا. گورنمنٹس کے پاس حوصلہ ہوتا ہے, گورنمنٹس بات کو برداشت کرتی ہیں, سنتی ہیں تنقید کو. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا, سیکھ لیں اگر نہیں آتا. چلیں سر, یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں, اس پر دلیل سے بات کریں, آرگومنٹ سے بات. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی تھینک یو. I would like to take you back to 2015 April. یمن کا ایشو آیا. Who was the Prime Minister? نواز شریف صاحب was the Prime Minister. یمن میں فوج بھیجنے نہ بھیجنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ کابینہ نے نہیں کیا, فرد واحد نے نہیں کیا. معاملہ پارلیمنٹ میں لایا گیا, پارلیمنٹ نے وہ فیصلہ کیا. یہ ہوتے ہیں فیصلے. اور یہ جو فورن منسٹر کی بات کر رہی ہیں, آج بھی کشمیر کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک کریئر ڈپلومیٹ ہے. ہمارے دور میں لگا تھا, ہم نے ایک کریئر ڈپلومیٹ کو فارن منسٹری کے افیئرز جو دیے طارق فاطمی صاحب کو, اس کے بعد خواجہ آصف صاحب فارن منسٹر آئے. تو ایک تو فیٹف کے حوالے سے انہوں نے ملک کو اتنا بدنام کیا اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ شہباز شریف کے حوالے سے یا اپوزیشن کے حوالے سے کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے. یہ لنک کرنا چاہتے تھے کہ جی یہ اپوزیشن ذمہ دار ہے فیٹف کی. اور میں نے بڑی کھل کے بات کی کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے, یہ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ اس کا حل نکالنا ہوگا اور یہ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. مگر نہیں, ان کو سوٹ نہیں کرتا. انہوں نے اگر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, کیونکہ خان صاحب جب 5 بجے گھر جاتے ہیں اپنے ہیلی کاپٹر پہ تو پھر ٹی وی شوز دیکھتے ہیں, ان کی مجبوری ہے, میں سمجھتا ہوں اس بات کو. مگر دیکھیں اس کا ایک حل ہوگا کوئی نہ کوئی. ہم اب 1 سال کے لیے دوبارہ واچ لسٹ کے اوپر ہیں. اس میں کیا اقدامات, میوچل لیگل اسسٹنس کا بل ہے, اس پہ کیا ہو سکتا ہے, کون سے ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس کے تحت پاکستان کو اس گریل سے نکالا جائے. اب اگر انہوں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لینا اور یہ انہوں نے پریویس گورنمنٹس پہ ہی بلیم ڈالنا ہے تو اصل حقائق کبھی پتہ کر لیجئے گا کہ جن چلیں ٹھیک ہے. مگر یہ دیکھیں قانون سازی کے ساتھ جڑا, بٹ فیٹف تو ایک ایشو ہے نا. میں دو چیزیں میری 2 چیزیں جو ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کا جو ایک ایلیمنٹ تھا, اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو مذہبی جماعتوں نے دھرنے دیے جن کی سپورٹ یہ عمران خان صاحب کی جماعت کر رہی تھی, وہ بھی چیز آڑے آئی. اب جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے انہوں نے لاز بنائے ہیں اور چھوٹ دی ہے اور ان کو جو این آر او دیا ہے وہ بھی فیٹف کی اسپرٹ کے خلاف ہے. تو یہ بہت ساری یہ فیٹف والا ایشو ہے. میں اس پہ اندلیب صاحبہ ذرا رسپونڈ کریں گی اگر آپ کی اجازت تو. میڈم ایک بریک کے بعد میں آپ سے جواب چاہوں گا, کیونکہ میرا خیال ہے کچھ چیزیں لسٹ کی اس پر کہ کیا یہ اس حکومت کی وجہ سے, پچھلی حکومت کی وجہ سے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں.